हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में नॉलेज एंड करिकुलम का रिमेनिंग पार्ट आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 रह गया है। तो आज यूनिट 3 हम करेंगे बिकॉज आज 22 हो गया और आपका एग्ज़ाम 24 से है और EMDO का 24 को है और CRSU का 26 को है, तो सबके लिए ये ज़रूरी है। सो आज आपका यूनिट 3 पूरा मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी कि यूनिट 3 कंप्लीट हो जाए, देन कल यूनिट 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके चारों यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 बेसिकली आपका कैरिकुलम बेस्ड है कि कैरिकुलम का फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, ट्रेडिशनल, लर्नर और क्रिटिकल अप्रोच क्या रहा है कैरिकुलम थ्योरी का, यही सब चीज़ें आपको यूनिट 3 में पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम कैरिकुलम की बात करते हैं, ठीक है, तो जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, ठीक है, इसने प्रोवाइड किया था अ बेसिस फॉर रेडिकल चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मीन्स जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए, उसी चेंजेज को रिकमेंड किया था किसने? NCF ने, और इसे ही नाम दिया गया NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005। तो क्या क्या उसने चेंजेज, क्या क्या रिकमेंडेशन उसने डिमांड किया था, क्या क्या इंक्लूड किया था उसने अपने रिकमेंडेशन में, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ ECCE, ठीक है, या ECCE स्टैंड फॉर। तो ECCE जो होता है ये आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट भी होता है, 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग भी होती है, जैसे आपका होता है JBT होता है, ठीक है। तो वैसे ये भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका फर्स्ट ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका करिकुलम इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक, लैटिन, पर्सियन या इंग्लिश, ठीक है। तो करिकुलम जो है वो आपका वो कैसा वर्ड है? तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आपका जो BEd का सब्जेक्ट है वो 2 ही जगह से, जो उसके वर्ड्स हैं 2 ही जगह से निकल कर आए हैं, या तो वो लैटिन से आए हुए हैं या तो वो ग्रीक वर्ड से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो करिकुलम आपका कैसा है? लैटिन वर्ड से निकल कर आया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCTE, ठीक है। तो NCTE का फुल फॉर्म पूछा गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन, बोथ A एंड B या फिर नन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो C फॉर आपका मेनली काउंसिल ही होता है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम होम स्कूल अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। ऑल एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम, ठीक है, बच्चों के जितने भी सभी प्रकार के एक्सपीरियंसेज हैं फॉर होम स्कूल अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, जिसके लिए स्कूल क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए चिल्ड्रंस के प्रति। तो वो क्या हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास करिकुलर एक्टिविटी, को कैरिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल प्रोग्राम या कैरिकुलम, ठीक है। तो मेनली क्या होता है इसमें? कैरिकुलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हु प्रपोज द NCF एज अ मीन्स ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो किसने इसमें बोला गया आपसे कि हु प्रपोज द NCF को किसने प्रपोज किया एज अ मीनिंग ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके इर्द गिर्द घूमने की तरह, ठीक है, ये मीनिंग NCF उसके चारों ओर घूमता है, ये किसने प्रपोज किया है? द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA ने। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये 1992 का है, ठीक है। तो याद रखना आपको, ये भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या ईयर पूछा जा सकता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986, NCTE जिसका फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर देख रहा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NPE 1986, ठीक है। तो NPE 1986 ने प्रपोज किया कि NCF जो है ये मीन्स ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है NCF गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो NCF का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो NCF 2005 था उसने एक तरीके से जो रिकमेंडेशन किया था 5 मेन प्रिंसिपल्स को, गाइडिंग प्रिंसिपल्स को रिकमेंड किया था उसने। सबसे पहली चीज़ तो जो रोट मेथड था, रोट लर्निंग थी, उसको डिस्करेज कर दिया था, इंश्योर किया था कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, शिफ्ट हो जानी चाहिए कहाँ से? रोट मेथड से लर्निंग की तरफ, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला
कि बच्चों को जो है वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा इन्वॉल्व कराना चाहिए ताकि वो अच्छे से उस नॉलेज को ले सकें, एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल स्कूल की नॉलेज दी जाए, उनको बुकिश नॉलेज दी जाए, उनको स्कूल के आउटसाइड लाइफ को भी समझाया जाए, उससे कनेक्शन करा के तब पढ़ाया जाए। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये थिंक बताया था, पहला हो गया कि रोट मेमोराइजेशन को इन्होंने बोला था कि नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड हमें पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, और स्कूल से आउटसाइड का कनेक्शन करा के तब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला था आइडेंटिटी कंसिस्टेंस विद डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि जो डेवलपिंग है स्कूल का वो कैसा होना चाहिए, आइडेंटिटी कंसिस्ट विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। और बाकी जो एग्जामिनेशन सिस्टम हो वो फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिबल हो, जिससे चाइल्ड का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, किसी एक पर डेवलपमेंट ना होकर ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई थी एनसीएफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने 5 रिकमेंडेशन दिया था और वही 5 इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे एनसीएफ 2005 के। ठीक है, सो ऑप्शन है आपके पास डिस्करेज रोट लर्निंग, क्लियर है क्योंकि इन्होंने डिस्करेज किया था रोट लर्निंग को। लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, बुकिस की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बुकिस नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, और भी नॉलेज होना चाहिए। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड की स्कूल की नॉलेज को भी कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिकुलम आर, जो कैरिकुलम है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन है आपके पास दैट विच इज टॉट इन स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। अ सेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक सेट होता है। अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही एक ही बात कह रहे हैं कि ठीक है स्कूल में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट का सेट होता है और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का सेट होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस जिसका राइट आंसर हो जाएगा। कैरिकुलम इज, कैरिकुलम क्या है, एक कोर्स है, एक सिलेबस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है। तो करिकुलम क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैरिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, जो कैरिकुलम का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो किस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करता है, एजुकेशंस को, वैल्यूज को, ऑब्जेक्टिव्स को, या जॉब को। तो किसको हेल्प करता है, ऑब्जेक्टिव्स को, कि आपका जो गोल है ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में कैरिकुलम हेल्प करता है। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचर ऑफ कैरिकुलम, कैरिकुलम का नेचर कैसा होता है, क्रिएटिव, क्रिटिकल, कंजर्वेटिव। तो आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। जो कैरिकुलम होता है उसका नेचर क्रिएटिव भी होता है, क्रिटिकल भी होता है, कंजर्वेटिव भी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ, सिलेबस किसका पार्ट होता है, करिकुलम का, एक्टिविटीज़ का, क्लासरूम का, या फिर सोसाइटी का। तो सिलेबस किसका पार्ट होता है, करिकुलम का। ठीक है, तो सिलेबस आपका पार्ट होता है किसका, कैरिकुलम का। सो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे कि आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स है उनकी आउटलाइंस, किसी भी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उनकी आउटलाइंस को जो कि एक स्पेसिफिक समय में कवर करना होता है वो क्या कहलाता है, तो क्या होता है, सिलेबस। कहते हैं ना सिलेबस, इस सब्जेक्ट का इतना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो सिलेबस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इंक्लूड्स एम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन, अप्रोच। किसमें ये सब इंक्लूड होता है, डेवलपमेंट में, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डिजाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन, या ऑल ऑफ दिस। तो किसमें होता है, इन सब का जो एम्स है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब अप्रोचेस किस में होती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैरिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, तो कैरिकुलम डिज़ाइन में एम्स, गोल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, कैरिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट है करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन था कि करिकुलम किस वर्ड से डिराइव हुआ था, तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ था, करेरी, करिक्यू, कैरिकल, या करीरे। ठीक है, तो किस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है करेरी, तो ये आपको याद रखना है, इसी से डिराइव हुआ था। यहाँ पर भी है, बट इनमें से देखो आपको जो मेन याद रखना है कि इसमें दोनों बार ई आएगा और इसमें आई आया है। ठीक है, तो करिकुलम में यहाँ पर ई याद रखना है कि 2 बार ई आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैरिकुलम स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शंस फ्रॉम। ठीक है, तो जो कैरिकुलम है इसको प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शंस फ्रॉम, जो स्कूल है वो इसका सिलेक्शंस कहाँ से बनाता है, नेशन से, रीजन से, कल्चर से या मास मीडिया से। ठीक है, तो कहाँ से सिलेक्शंस करता है वो कल्चर से करता है, ना कि नेशन से, ना कि रीजन से, ना कि मास मीडिया से, कहाँ से, कल्चर से करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कार्ड। ठीक है, जो फोर्सेज हैं जो कि करिकुलम डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, करिकुलम डिजाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन, एलिमेंट ऑफ करिकुलम या फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तो देखो किसी के विकास में, ठीक है, किसी भी वर्ड के विकास में, चाहे वो करिकुलम हो, ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी जो नींव होती है ना वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है। तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या करेगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मेजर कंसर्न ऑफ कैरिकुलम इज, जो कैरिकुलम है उसका मेजर कंसर्न क्या है, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, किसी एक के बिहेवियर में चेंज करना, प्रिपरेशन फॉर सर्विस या किसी जॉब की तैयारी करना, पर्सनल सेटिस्फैक्शन या खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, या नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो मेजर कंसर्न है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका पॉजिटिव आंसर जाता है ए पर। ठीक है, कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सनस के बिहेवियर में चेंज करना ही क्या होता है, मेजर कंसर्न होता है करिकुलम का। इन चारों ऑप्शंस में आपका राइट आंसर ए जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कैरिकुलम, कैरिकुलम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, मेथड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कैरिकुलम, यहाँ पर पूछा गया है कि जो कैरिकुलम है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो गोल और ऑब्जेक्टिव तो होता ही, आपको पता ही है ना। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर, तो वो भी होता है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि किस किस तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं, वो भी है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसके चारों ऑप्शन ही करेक्ट होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो ऑप्शन है आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फर्स्ट 5 स्टेज ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड एडॉप्टेशन आर फॉर। ठीक है, जो फर्स्ट 5 स्टेजेज हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और एडॉप्टेशन, ठीक है, ये किसके हैं, कैरिकुलम चेंज के, कैरिकुलम फॉर्मेशन के, कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के या कैरिकुलम डेवलपमेंट के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कैरिकुलम चेंज। ठीक है, जो कैरिकुलम चेंज है उसकी ये 5 स्टेजेज हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, एडॉप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट कैरिकुलम इज, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट कैरिकुलम इज वो क्या है, कैरिकुलम डिजाइन है, कैरिकुलम एलिमेंट्स है, कैरिकुलम इवैल्यूएशन है या कैरिकुलम डेवलपमेंट है। तो जब जजमेंट करना है किसी चीज़ को लेकर, जज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसे क्या इवैल्यूएट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कैरिकुलम इवैल्यूएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस करिकुलर एंड को करिकुलर इम्पार्टेड to the students in a particular school and subject or course of study is called। ठीक है, all type of experiences curricular and co-curricular imparted। ठीक है, तो जितने भी टाइप के करिकुलर और को करिकुलर के एक्सपीरियंसेज हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग पर्टिकुलर स्कूल्स में, सब्जेक्ट्स में, ठीक है, कोर्स में, तो इस स्टडी को क्या कहा जाता है, सिलेबस, कैरिकुलम, बोथ या नन। तो क्या कहा जाता है, इसे कैरिकुलम कहा जाता है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कैरिकुलम में ही करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाता है। सो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप फॉर इट्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट। क्या क्वेश्चन है आपका, डैश इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ, ठीक है, जो क्या इन्वॉल्व करती है, एक सिक्वेंशियल स्टेप को, यानी कि एक के बाद एक करेक्ट स्टेप्स को। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि पहले कोई स्टेप यूज कर लिया फिर कोई नहीं, इसमें क्या होगा, एक सिक्वेंशियल स्टेप में यूज करते हैं। तो एडिक्वेट किसी भी एडिक्वेट स्ट्रक्चर के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक सिक्वेंशियल स्टेप की सीरीज किस में यूज की जाती है, वो करिकुलम डिजाइन है, करिकुलम इवैल्यूएशन है या करिकुलम डेवलपमेंट है या ऑल ऑफ दीज है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व्स करता है सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स, ठीक है, फॉर इट्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैरिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक जो कैरिकुलम है सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशंस इन कंट्री, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, तो उसमें ऑप्शंस में चुनना था कि जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर में चेंज करना। ठीक है, मेजर कॉन्सर्न था। अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस करिकुलम का सिस्टम में वो अकॉर्डिंग टू आपको दिस ऑप्शंस में से जाना है। तो जब दिस ऑप्शन से आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, जो लेटेस्ट नॉलेज है उसको प्रोविजन करवाना। तो ये हो जाएगा 23 का सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है इन पर्पज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज, जो इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाया गया है उसका पर्पज क्या रहा है। तो देखो, शिक्षा बिना बोझ के, मेन तो यही मोटो रहा है कि बिना बोझ के ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए। तो बिना बोझ का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इज नंबर ऑफ बुक्स। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। NCF 2005 स्टेट दैट द बोर्ड शुड कंडक्ट री एग्जामिनेशन। ठीक है, जो NCF 2005 है उसने स्टेट किया है कि जो बोर्ड्स होते हैं इनको री एग्जामिनेशन कंडक्ट करने चाहिए इमीडिएटली या फिर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इनको इमीडिएटली करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCF रिकमेंड्स टोटल होमवर्क फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट एज पर। ठीक है, जो NCF ने रिकमेंड किया है कि जो क्लास 10th और 12th के बच्चे होते हैं उनको होमवर्क के लिए कितना टाइम देना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 2 आवर पर डे, यानी कि एक दिन में 2 घंटे कम से कम इतना काम उनको दो, इतना होमवर्क दो कि उनको 2 घंटे डेली काम करना पड़े क्लास 10th और 12th के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 27 है NCERT रिव्यूड द NCFSC 2000 इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, NCERT रिव्यूड द NCFSC 2000 इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विद बर्डन, ऑल ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, तो शिक्षा बिना बोझ के यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। इस पर मेन फोकस था। हु प्रपोज्ड NCF एज अ मीन्स ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन इसके पहले भी था, तो आप बता सकते हो अब इसका करेक्ट आंसर कि क्या होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCF प्रपोज द इवेल्युएशन शुड बी बेस्ड ऑन, जो NCF है इसने जो इवेल्युएशन सिस्टम को प्रपोज किया वो किसके बेस पर होना चाहिए, मार्क्स के बेस पर, ग्रेड के बेस पर, दोनों के बेस पर या नन के बेस पर। तो NCF ने जो प्रपोज किया था कि इवेल्युएशन सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए, तो ग्रेडिंग सिस्टम को इम्पोर्टेंट दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेड के बेस पर। अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन, जो टीचर है वो बच्चे को समझना चाहिए, उसे सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल, पॉलिटिकल या ऑल ऑफ दिस। तो किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट्स को इन सब के रिगार्डिंग समझना चाहिए, मतलब हर एक कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, हर एक फील्ड से समझना चाहिए कि उसका सोशल कैसा है, कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल कैसा है, तभी आप उसमें फुल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। MLL अप्रोच इज। ठीक है, तो MLL का फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या है MLL अप्रोच, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग। तो क्या होगा, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। NCF ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरियाज सच एज, जो NCF है उसने करिकुलर एरिया के अलावा किस में अपना अटेंशन दिखाया है, द आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब उसने सब में ही अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज, जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है NSC था उसके चेयरपर्सन्स कौन थे, प्रोफेसर यश पाल, प्रोफेसर गोपाल गुरु या डॉक्टर कृष्ण कुमार या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर एस पाल जो थे वो NSC की कमेटी, NSC यानी कि जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी था उसके चेयरपर्सन्स थे। तो डॉक्टर एस पाल याद रखना है। अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसका भी ईयर याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1952 to 53। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। आउटलाइंड डिफेक्ट इन प्रेजेंट डे करिकुलम, जो आज के करिकुलम है इसमें कुछ डिफेक्ट को उन्होंने आउटलाइन किया था, किसके अकॉर्डिंग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53 के अकॉर्डिंग। वो क्या क्या है, इट इज़ नैरोली
conceived, book is theoretical and overcrowded, does not include vocational and technical subject, all of these। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि जो कैसा है कैरिकुलम, बहुत ही नैरो है। ठीक है, बुक इस पर ज़्यादा फोकस किया है, थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड है। ठीक है, भरे हुए हैं कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, और कोई भी वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ों को आउटलाइन किया था SEC ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ज्वाइंट वेंचर फॉर कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम आर। जो करिकुलम का डेवलपमेंट है उसके लिए, उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ज्वाइंट वेंचर किसका रहा है? करिकुलम स्पेशलिस्ट का, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का, एजुकेशनल प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इन सब का ही इसमें जॉइंट वेंचर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि करिकुलम स्पेशलिस्ट ने भी अपना रोल प्ले किया है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी रहे हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिशनर और साइकोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट सभी ने बैठकर इसको कंस्ट्रक्ट किया था। किसको? करिकुलम और के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में सबने अपना अपना हेल्प किया था। सो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम इज। जो प्रिंसिपल है कैरिकुलम का वो क्या क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, यानी कि टाइम और अदर रिसोर्सेज का अवेलेबल होना। कि जब करिकुलम का मेन प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं तो उसके लिए इन सब चीज़ों का अवेलेबल होना ज़रूरी है ना। तो ऑप्शन ये हो गया। फिर एक्टिविटी सेंटर्डनेस ये भी होना चाहिए। ठीक है, कंसल्टेशन विद टीचर ये भी। तो ऑल ऑफ दी एबव राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी डी राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्स एंड बिल साइट अप्रोचेज ऑफ कैरिकुलम शुड बी। ठीक है, जो मार्स हैं एंड बिल साइट हैं, इनके अप्रोच के अकॉर्ड जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए था? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं, प्रोसीजरल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ही होना चाहिए, प्रोसीजरल भी हो, डिस्क्रिप्टिव भी हो, कॉन्सेप्ट वाइज भी हो और क्रिटिकल भी हो। तो ये चारों ऑप्शन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्स विल साइट के अकॉर्डिंग जो करिकुलम अप्रोच है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, डैश अप्रोच हैज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड ओरिएंटेड इन विच स्टूडेंट गेन्स मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्री डिटरमाइंड बाई अ सेट ऑफ सुपीरियर और एक्सपर्ट। ठीक है, डैश अप्रोच, देखो 3 तरह के अप्रोचेज मैंने बताए थे आपको। ट्रेडिशनल अप्रोच था, क्रिटिकल अप्रोच था और लर्नर ड्राइवन, ये 3 अप्रोचेज थे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा सेंटर्ड किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अप्रोच होगा आपका? ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेडिशनल में सब्जेक्ट को सेंटर्ड किया गया, जबकि लर्नर में लर्नर को, चाइल्ड को सेंटर्ड बनाया गया है। चाइल्ड सेंटर्ड ओरिएंटेशन होगा तो वो लर्नर ड्राइविंग होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट को, डिसिप्लिन को सेंटर्ड किया जाएगा तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर एज द प्राइमरली एक्टिव रोल एंड स्टूडेंट्स टेक अ मोर पैसिव रिसेप्टिव रोल इन विच अप्रोच। किस अप्रोच में टीचर एक्टिव रोल की तरह वर्क करता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पैसिव, वो रिसीव करते हैं बट एज अ पैसिव, वो केवल टीचर बोलता है, समझाता है, सब कुछ करता है और बच्चे जो होते हैं वो केवल उसको लिसनिंग का काम करते हैं, सुनते रहते हैं। तो बच्चे इसमें पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं जबकि जो टीचर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। तो वो किस तरह के अप्रोचेज हैं? ट्रेडिशनल है, लर्नर ड्राइवन है, क्रिटिकल है या नॉन है? तो आपको पता है कि जब टीचर, ठीक है, जो ट्रेडिशनल में हुआ करता था अप्रोच, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड ओरिएंटेशन हुआ करता था। सब्जेक्ट मैटर जो थे वो किसी सुपीरियर या एक्सपर्ट के द्वारा प्री डिटरमाइंड किए जाते थे, बनाए जाते थे और उसमें टीचर्स को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उन्हीं का एक्टिव रोल होता था। बच्चा केवल चीज़ों को समझता था, सुनता था, बस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स जिसमें टीचर एक्टिव हो और बच्चा पैसिव हो वो क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फोकस ऑन स्किल्स एंड प्रैक्टिस दैट इनेबल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डैश फोकस, इनमें से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो कि फोकस करता है स्किल पर और प्रैक्टिसेस पर? ठीक है, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का या इंडिपेंडेंट रहने का तरीका सिखा देता है, आपके स्किल्स को डेवलप्ड कर देता है, उस पर फोकस करता है। वो इसमें से कौन सा अप्रोच है? ठीक है, ट्रेडिशनल है, लर्नर ड्राइवन है, क्रिटिकल है या नन है? तो आपको समझ आ रहा होगा किस पे फोकस किया जा रहा है? लर्निंग पर बच्चों के, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे से, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो कौन सा अप्रोच होगा? लर्नर ड्राइवन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और चाइल्ड इज एक्टिव लर्नर एंड टीचर इज अ फैसिलिटेटर व्हिच अप्रोच सेड, किस अप्रोच ने स्टूडेंट्स को चाइल्ड सेंटर्ड, मैंने आपको बोला था ना लर्नर ड्राइवन में क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है ये, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट एक्टिव होता है और टीचर एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अप्रोच इज हेल्पफुल टू रूट आउट द सोशल इनजस्टिस मूवमेंट, ठीक है। कौन सा अप्रोच है जो सोशल जस्टिस इनजस्टिस मूवमेंट है उसको रूट आउट करने में हेल्प करता है, क्रिटिकल, ट्रेडिशनल, बोथ या नन, तो कौन सा है, क्रिटिकल अप्रोच है जो कि हेल्प करता है रूट आउट करने में, किसको, सोशल इनजस्टिस मूवमेंट में। सो ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुज थ्योरी फोकस ऑन 21st सेंचुरी, ठीक है। 21st सेंचुरी को कौन सी थ्योरी है जो फोकस करती है, ट्रेडिशनल है, क्रिटिकल है, लर्नर है या ऑल है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल अप्रोच है वो 21st सेंचुरी की थ्योरी को फोकस करता है, सो क्रिटिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट थ्योरीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट्स आर, ठीक है। जो करंट थ्योरीज हैं करिकुलम डेवलपमेंट की वो क्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग टाई टू वर्क प्लेस, वैल्यूइंग ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, फोकस ऑन आउटकम, मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुला, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे एक ही टर्म में बात कर रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम एंड मटेरियल्स डिजाइंड टू बी आउट एंड हेल्प टू रिफाइन द प्रोग्राम इन क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे द प्रोग्राम एंड मटेरियल्स डिजाइन टू बी आउट एंड हेल्प टू रिफाइनिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन क्वेश्चंस। पायलटिंग है, मॉनिटरिंग है, बोथ है या नन है, इसको आपको आंसर देना है, ठीक है। तो क्या होता है, मॉनिटरिंग करना नहीं होता है, क्या होता है, पायलटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पायलटिंग क्या होता है, एक तरीके का प्रोग्राम या मटेरियल्स डिजाइन होता है, किसके लिए, किसी भी प्रोग्राम, जैसे क्वेश्चंस में जो प्रोग्राम होते हैं उनको रिफाइन करने में, समझने में, हेल्प आउट करने में पायलटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड ऑन स्पॉट चेक ऑफ एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इन ऑर्डर टू, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि डैश इंक्लूड ऑन द स्पॉट चेक, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको कोई साइड से खड़ा होकर आपको ऑन द स्पॉट यानी उसी समय आपको चेक कर रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ को आप पर फोकस कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, पायलटिंग, मॉनिटरिंग, बोथ या नन। तो इसे क्या कहा जाएगा, जो आपको ऑन द स्पॉट ऑब्जर्व कर रहा होता है उसे मॉनिटरिंग कहते हैं, और जो हेल्प करता है रिफाइनिंग करने में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पायलटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 डैश मॉडल द टीचर एंड Dash model the teacher and students collaborate to produce a context specific curriculum based on the needs and desire that the students themselves experiences, ठीक है। डैश मॉडल पूछा गया कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर कोलैबोरेट करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, अ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक करिकुलम बेस्ड ऑन द नीड एंड डिजायर, जो नीड है, ज़रूरत है, जो इस टाइम की डिजायर है उसके बेस पर, ठीक है, दैट द स्टूडेंट्स देमसेल्फ एक्सपीरियंस, जिससे कि स्टूडेंट्स खुद के एक्सपीरियंस को समझ सके। इसके रेफरेंस में इसके कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक करिकुलम को प्रोड्यूस करने में स्टूडेंट और टीचर दोनों एक साथ कोलैबोरेट करते हैं। ये कौन सा मॉडल कहता है, क्रिटिकल, ट्रेडिशनल, पार्टिसिपेटरी या लर्नर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी, क्योंकि दोनों ही पार्टिसिपेट करके एक साथ काम कर रहे हैं, सो पार्टिसिपेटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अनरूह एंड अनरूह मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है इसमें अनरूह और अनरूह मॉडल है, ठीक है। तो इसकी कितने स्टेप्स में है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 2, 4, 5 या 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 स्टेप्स हैं टोटल अनरूह मॉडल्स के, वो आपको देखने हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, सी राइट आंसर हो गया। स्टेप्स इंक्लूड इन अनरूह एंड अनरूह मॉडल्स आर, कौन जो स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप हैं जो कि अनरूह मॉडल्स में हैं, ठीक है। ये कौन कौन से स्टेप्स हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट है कंटेंट, सेकंड है नीड असेसमेंट, थर्ड है ऑब्जेक्टिव या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन पांचों आपको पता होना चाहिए कि ये 5 कौन कौन सी हैं। देखो
कैसे आपको याद रखना है, पहले किसी चीज़ को समझने के लिए आपको अपना गोल सेट करना होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे, ठीक है। अनरूह मॉडल में पहले क्या होता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्टिव बनाया तो उसको असेस करने की ज़रूरत पड़ती है ना, कि देखो आप उसे, तो असेस करने के लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, नीड असेसमेंट। जब आपने उसे असेस कर लिया तब आपको कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो थर्ड हो जाता है कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट आपने तैयार कर लिया तो आपको उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद लास्ट क्या होता है कि आपको अब इवैल्यूएशन करना होता है। सो ये 5 स्टेप्स होते हैं अनरूह और अनरूह मॉडल के, ठीक है। कितने स्टेप हैं, 5, और टोटल 5 स्टेप कौन कौन से वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन राल्फ टायलर मॉडल। राल्फ टायलर मॉडल 1949 जो है, इन्होंने प्रेजेंट किया था अपना बेस्ट टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल, ठीक है। तो इसके कुल कितने जो है, राल्फ टायलर मॉडल की कुल कितने स्टेप्स हैं, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कितने हैं, 4 हैं। उसमें कितने थे, अनरूह मॉडल में 5 थे। कौन कौन से थे, एक गोल ऑब्जेक्टिव था, नीड असेसमेंट था, कंटेंट था, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। अब राल्फ टायलर में कौन कौन से हैं ये आपको देखना पड़ेगा, चारों स्टेप्स, और याद रखना है बेसिक उसी की तरीके ही हैं जो 51 जो आपका क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड है कि कौन कौन से स्टेप्स देख लेते हैं हम। स्टेप्स ऑफ राल्फ टायलर मॉडल्स आर, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये 1949 के अकॉर्डिंग है। इन्होंने अपना बेस्ट टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल प्रस्तुत किया था, रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और यही हैं आपके चारों स्टेप्स। कौन कौन से हैं, पहला ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बोला कि पर्पज क्या है, उस चीज़ को डिफाइन करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स या गोल होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पज, उस पर्पज से रिलेटेड एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका क्या है वो। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दीज एक्सपीरियंस, अब इन एक्सपीरियंस के लिए क्या इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। फोर्थ है इवैल्यूएशंस ऑफ द पर्पज, और जो पर्पज है आपका उसका इवैल्यूएशन करना। सो ABCD ये चारों स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो लास्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूनिट 3 के टोटल आपसे 51 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी एक बार आपको क्या करना है, बुक को भी एक बार रिव्यू करना है, देखना है कि आपने कोई क्वेश्चंस, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रही हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।